नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपका मेरे अवंतिका कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे जो कि 6 चैप्टर पर आधारित है। और इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे आज के वीडियो में, जिसमें कम से कम 3 से 4 नंबर आपके बोर्ड के पेपर में कवर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 में भी आपसे पूछा जाए। ओके दोस्तों, अभी तक के मैं मेरा 10 साल का अनुभव आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हम पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 2023 में पूछा हुआ है। ओके दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंग्लिश में इसे प्रोपोर्शनलिटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है और थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार जो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से पूछा गया था। तो दोस्तों इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए। तो दोस्तों समझ लेते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। दोस्तों इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ए लाइन ड्रॉ parallel to one side of a triangle divides the other two sides of the triangle in equal proportion, यानी इक्वल रेशो भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम रेशो। ओके दोस्तों चलिए इसको बड़ी आसानी से हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है कहना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं A B एंड C, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं हम, इसको नाम दे देता हूँ मैं X और ये ले लेता हूँ Y। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो थ्योरम है अपना ये कहता है कि ABC जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा के समांतर, ये मैं पहली भुजा मान लेता हूँ। तो दोस्तों इस BC भुजा के समांतर जो ये रेखा खींची गई है, कौन सी XY रेखा, तो BC भुजा के समांतर मतलब त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो ये जो रेखा है XY है ना दोस्तों, ये XY किसके समांतर खींची है, BC रेखा के समांतर। तो BC रेखा पहली रेखा है त्रिभुज की, तो BC जो है पहली रेखा के समांतर यदि हम कोई दूसरी रेखा खींचते हैं तो ये त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को, दोस्तों दूसरी भुजा ये होगी और तीसरी भुजा हो जाएगी हमारी ये वाली त्रिभुज की, है ना। तो दूसरी और तीसरी इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। दोस्तों अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, देखिए मैं बड़ी आसानी से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 और इसको 4 नाम दे देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजा 1 बटे भुजा 2 बराबर हो जाएगा भुजा 3 बटे भुजा 4। अगर हम इसका नाम लिखें तो हो जाएगा दोस्तों AX अपॉन XB इक्वल हो जाएगा AY अपॉन YC। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये छोटी से छोटी भुजा वाला है, ऊपर भी छोटी भुजा है नीचे भी छोटी भुजा है। दोस्तों इसी में एक अनुपात और भी बनता है जो 6.2 या 6.2 जब आप सोल्व करेंगे तो उसमें आएगा। तो दोस्तों इसमें हम ऊपर तो छोटी भुजा लेते हैं, यानी मैं ले लेता हूँ AX ये वाली भुजा, और नीचे जो है हम कोई बड़ी भुजा का अनुपात लेंगे यानी अपॉन में हम लिखेंगे AB। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा वाला अनुपात है। इधर पे हम पहले छोटा वाला अनुपात लेंगे AY और दूसरी तरफ जो है नीचे हम अनुपात लेंगे इस पूरी भुजा का AC का। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा थेल्स थ्योरम जो कि मैंने आपको समझाया और आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ओके दोस्तों, बड़ा ही सिंपल था। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। ओके दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय को हम समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वैसे आप पढ़ते ही आ रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, वैसे आपको आता भी होगा। लेकिन आपने अभी तक ये चीज़ यूज़ करी होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड क्लास में पूछा जाता है, शायद 21 या 22 में पूछा हुआ भी है। तो दोस्तों 2 नंबर पूछा गया था, इसकी डेफिनेशन ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। और अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो दोस्तों ये आपको 1 नंबर पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। ओके दोस्तों, तो इस परिभाषा को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज, दोस्तों हम ले लेते हैं कोई भी एक, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे A B और C, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, और B कोण जो है मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो होती है दोस्तों इसको बोलते हैं हम हमेशा कर्ण। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। इसमें से समकोण त्रिभुज से जरूर ऑब्जेक्टिव एक ना एक बन के आएगा दोस्तों बोर्ड में, और हर साल ही आता है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कहा जाता है। और एक और ये भी पूछा जाता है कि समकोण के सामने वाली भुजा, दोस्तों आप चाहो तो नोट कर सकते हो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरा समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भी कर्ण कहा जाता है दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये 2 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं जो एक नंबर पूछा जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है त्रिभुज की, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये जो है कर्ण का अगर हम वर्ग कर दें तो ये लिख देता हूँ इसको कर्ण का वर्ग। अगर कर्ण का वर्ग हम कर दें तो ये बाकी दोनों भुजाओं के मतलब आधार के और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है ना दोस्तों। और यही लिखा हुआ देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अब हम स्टेटमेंट में इसे कर्ण नहीं लिखेंगे, कर्ण नहीं लिखना है, इसको क्या कहना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दोनों भुजा के, अन्य दोनों भुजा कौन सी होगी दोस्तों, एक तो हो गया आधार, एक हो गया लंब, यानी एक हो जाएगा बेस, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पे H स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा कर्ण, ये है आधार और ये है दोस्तों लंब।
ओके, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है यानी कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के, है ना, यानी आधार और लंब के भुजाओं के, ये दोनों भुजाएं होगी और इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड यानी कर्ण, है ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम, है ना दोस्तों, सम मीन्स प्लस यानी योग, समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अगर हम सम कर देते हैं तब वो जाके हाइपोटेनस यानी सबसे लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का एक सवाल भी पूछा जाता है बोर्ड की तरफ से इसमें। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है इसको आसानी से समझें, नोट करें। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, हमारा आज का तीसरा टॉपिक है दोस्तों, दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें। दोस्तों ये भी बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आपने पिछले 2 या 3 साल के पेपर उठा के देखे होंगे तो जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ या जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ये आपको देखने को मिल रही होगी। और दोस्तों अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुँचे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई एजुकेशनल वीडियो डालूँ तो दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो। तो दोस्तों चलिए आप बिना देर के समझते हैं त्रिभुज के समरूप होने की यानी सिमिलर होने की शर्तें क्या है, कंडीशन ऑफ ट्राइंगल टू बी सिमिलर। ओके दोस्तों, तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं पहले हम देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समरूप, रूप ये ना होता है दोस्तों आकार, है ना, आकार, और सम का मतलब होता है समान, मतलब ऐसे त्रिभुज जो समान आकार के होते हैं उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं, है ना दोस्तों। तो समरूप, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे तो इसकी कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, शर्तें होती है। वो शर्तें या उन नियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो दोनों शर्तें होती क्या है। तो पहली है उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं अनुपाती हो। इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है शुड बी इक्वल रेशो। ओके, मतलब इनका अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी एंड सी और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू एंड आर। दोस्तों समरूप में याद रखिए आकृति जो है वो सेम होनी चाहिए। आकार बड़ा छोटा हो सकता है दोस्तों, है ना, कोई बड़ा त्रिभुज है और कोई छोटा त्रिभुज है तो वो एक दूसरे के समरूप हो सकता है क्योंकि त्रिभुज आकार है ना उसका, उसकी मतलब बड़ा छोटा उसकी साइज मैटर नहीं करती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए सी की जो करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा है वो होगी पी आर, ए बी की जो संगत भुजा है वो हो जाएगी पी क्यू और बी सी की जो संगत भुजा है वो हो जाएगी दोस्तों क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो हम समझ रहे हैं कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए बी अपॉन बी सी, सॉरी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैंने दूसरी वाली शर्त आपको समझाई, पहली शर्त मैं बता देता हूँ। संगत कोण देखिए, ये इसका टॉप वाला एंगल है, ये इसका टॉप वाला एंगल का करस्पॉन्डिंग होगा, ये जो सी एंगल है ये आर एंगल के करस्पॉन्डिंग यानी संगत होगा, और बी कोण जो है वो क्यू कोण का संगत कोण होगा। ओके, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के, और एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी त्रिभुज के समरूप होने की शर्तें जो कि अधिकतर 2 नंबर में या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। 2023 में भी आप इसे पेपर में ढूंढ सकते हैं, मेन बोर्ड के एग्जाम में आई हुई है, ट्रू फॉल्स में दी हुई है। ओके दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा चौथा टॉपिक। दोस्तों चौथा टॉपिक है हमारा थेल्स का विलोम। अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले मैंने जो टॉपिक समझाया था वो था दोस्तों थेल्स। एक बार वो मैं रिवाइज कर देता हूँ कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, है ना दोस्तों, एक भुजा के समांतर अगर हम कोई दूसरी भुजा खींचते हैं या रेखा खींचते हैं तो वो जो भुजा है, दूसरी जो रेखा खींची गई है वो त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में बांटती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप शॉर्टकट में समझे, अगर आपको थेल्स थ्योरम कभी याद नहीं रहता तो इस निशान के माध्यम से आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि अगर दो भुजाएं समांतर होती है, मतलब किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाती है तो बाकी जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर, ये बराबर का निशान है, बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों थेल्स। अब इसका विलोम हम सीखते हैं। तो थेल्स का विलोम क्या कहेगा कि अगर अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं कैसी होंगी दोस्तों, समांतर होंगी। देखो थेल्स कहता है कि अगर भुजाएं समांतर है तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं क्या होगी दोस्तों, समांतर होगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ना, जैसे ये, इसको अगर मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको सी नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका मध्य बिंदु है पी, ये इस ए बी का मध्य बिंदु है क्यू। अगर मैं पी क्यू को मिला देता हूँ तो दोस्तों ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी पी क्यू, ये पी क्यू जो है अपोजिट ऑफ थेल्स, है ना दोस्तों, अपोजिट ऑफ थेल्स, यानी थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगी, पी क्यू समांतर हो जाएगी किसके दोस्तों, सी बी की या बी सी की। ये है हमारे थेल्स का अपोजिट। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, और मैं वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 3 से 4 या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आपको 5 नंबर दिलाने में भी आपकी मदद कर सकता है।
ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।